हेलो गाइस, वेलकम टू iTech वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की यूनिट थर्ड, जिसमें हम देखने वाले हैं नॉइस परफॉर्मेंस इन एनालॉग मॉड्यूलेशन। अब ये जो हमारी यूनिट थर्ड है, इसका पहला टॉपिक प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद नॉइस परफॉर्मेंस है। लेकिन जो ये वाला जो टॉपिक है नॉइस परफॉर्मेंस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल भी है समझने के लिए, इसलिए मैंने पहले नॉइस परफॉर्मेंस पढ़ाया है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नॉइस परफॉर्मेंस इन एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम, जिसमें हमने देखा था कि एएम देखा था हम लोगों ने, एसएसबी, डीएसबी, एससी, तो इन सब में कैसे नॉइज इफेक्ट करती है, इसकी नॉइज परफॉर्मेंस क्या है वो हम देखेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग एफएम में भी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। और यहाँ पर जो नॉइज परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा जो पेपर में आती है वो मेरी एफएम की नॉइज परफॉर्मेंस आती है। लेकिन नॉइज परफॉर्मेंस को समझने से पहले हम इस डायग्राम पे एक बार देखते हैं। ये डायग्राम मेरा कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम है, जो हम लोग ने कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का ब्लॉक डायग्राम देखा था कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं वहां पर किस तरह से कम्युनिकेशन होता है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर मेरा एक ट्रांसमीटर होता है, इस साइड में रिसीवर होता है और बीच में मेरा चैनल होता है, और नीचे मेरी नॉइज होती है जो चैनल को अफेक्ट करती है। अब यहाँ पर हम लोग नॉइज परफॉर्मेंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये नॉइज है ये मेरी एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज होती है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो नॉइज हम कंसीडर कर रहे हैं वो AWGN या फिर एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज है। अब इसका मतलब क्या है? एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज का नाम ऐसे पड़ा कि ये जो एडिटिव टर्म है, इसका मतलब होता है कि ये सिग्नल के साथ ऐड हो जाएगी। तो अगर ये किसी सिग्नल को अफेक्ट करेगी तो उसके एम्पलीट्यूड में ऐड होके उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देती है। ठीक है, वाइट का मतलब होता है कि इसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे इस नॉइज का जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है। और गॉसियन का मतलब होता है कि इसका जो शेप होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, मतलब इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो पीडीएफ होता है वो गॉसियन शेप को रिजेंबल करता है, बेल शेप को रिजेंबल करता है, इसीलिए इसका नाम गॉसियन भी रखा गया है। तो ये मेरी इस नॉइज है कि हम लोग AWGN जो नॉइज होती है वो यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ नॉइज परफॉर्मेंस में एक टर्म आता है जो होता है FOM या फिर फिगर ऑफ मेरिट। अभी फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है? फिगर ऑफ मेरिट मेरा रेशियो होता है SNR जो कि आउटपुट साइड पे है अपॉन SNR जो कि इनपुट साइड पे है। तो जो ये O और I है वो आउटपुट और इनपुट को डिनोट कर रहे हैं, और SNR का मतलब है सिग्नल टू नॉइज रेशियो, उसी तरह से नीचे वाले का। तो सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो आउटपुट पे होगा वो अपॉन सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो इनपुट पे होगा, वही चीज मेरी फिगर ऑफ मेरिट कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसका और अंदर इसमें डिराइव किया गया है, जैसे कि अब ये SNR आउटपुट है तो यहाँ पर सिग्नल का आउटपुट सिग्नल अपॉन जो नॉइज है आउटपुट पे वो, उसके बाद पूरा डिवाइड किया हमने, ये वाला पोर्शन खोला तो SNR इनपुट पे क्या हो जाएगा? सिग्नल का इनपुट अपॉन नॉइज का इनपुट। जब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये पूरा रेसिप्रोकल होके ऊपर आ जाएगा, और इसको जब हम लोग एक साथ ले लेंगे कि Ni अपॉन N0 और S0 अपॉन Si, इसको एक साथ ले लिया तो ये भी मेरा एक टर्म बनता है फिगर ऑफ मेरिट का। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर एक NIT टर्म भी आता है जिसको हम लोग नॉइज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो नॉइज की बात कर रहे हैं हम लोग, वो नॉइज के दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट का मतलब है कि दो तरीके से नॉइज को बेसिकली डिवाइड किया गया है। एक होता है मेरा इन फेज कंपोनेंट जिसको हम लोग NCT बोलते हैं, और एक होता है मेरा क्वाड्रेचर कंपोनेंट जिसको हम लोग NST बोलते हैं। जैसे इस डायग्राम में भी दिखाया गया है कि ये जो है वो मेरा NIT है। ठीक है, और ये मेरा थीटा एंगल बना रहा है। तो थीटा एंगल पे ये जो मेरा ये वाली चीज होगी जो मेरी NIT के फेज में होगी, उसको हम लोग NCT बोलेंगे, और ये जो क्वाड्रेचर कंपोनेंट होगा इसको हम लोग NST बोलेंगे। ठीक है, तो यही चीज इस फेजर डायग्राम से ये चीज डिराइव की गई है कि यहाँ पर NIT क्या हो जाएगा? NC cos ओमेगा CT, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा होगा 12th में फिजिक्स में कि ये जो थीटा के साथ जो टर्म लगा होता है उसके साथ हम लोग cos लेते हैं। तो यहाँ पर NC cos ओमेगा CT हो गया, प्लस उसके बाद NS cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, क्योंकि ये क्वाड्रेचर कंपोनेंट है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो cos ओमेगा t प्लस ये टर्म मेरी 90 होती है, या फिर 90 प्लस थीटा, तो वो मेरी माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर कुल मिला के हमें ये पता चला कि यहाँ पर NIT का एक ये फॉर्म बनता है NC cos ओमेगा t माइनस NS sin ओमेगा t। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि जो नॉइज होती है वो इन दोनों चीजों में डिवाइड होती है, एक कॉस का कंपोनेंट जिसके साथ NC है, एक साइन का कंपोनेंट जिसके साथ NS है, और बीच में माइनस है। ठीक है, तो ये चीज हमें नॉइज परफॉर्मेंस में ध्यान रखनी है, फिगर ऑफ मेरिट, नॉइज के क्या कंपोनेंट है और कौन सी नॉइज यूज हो रही है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है नॉइज परफॉर्मेंस इन DSBSC। ठीक है,
अब DSP-SC के नॉइज परफॉर्मेंस में हमने यहाँ पर कौन सा मेथड यूज किया है, हमने यहाँ पर कोहेरेंट या फिर सिंक्रोनस डिटेक्शन स्कीम यूज किया है, जो हम लोग DSB के डीमॉड्यूलेशन में भी यूज कर रहे थे। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम है। सबसे पहले हमने बैंड पास फिल्टर लगा रखा है, जिसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो FC प्लस FM है, मतलब FC उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई और FM मेरी मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी हो गई। तो यहाँ से मैंने अपने सिग्नल और नॉइस को भेजा NIWT। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो भी मेरा आउटपुट आया बैंड पास फिल्टर का, उसको हम लोग एक मल्टीप्लायर के थ्रू भेज रहे हैं और एक साइड से हम cos ओमेगा CT मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जो ये आउटपुट आया उसको हमने cos के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद जो आउटपुट आएगा उसको हम लोग लो पास फिल्टर से पास करके अपना आउटपुट निकाल लेंगे। अगर ये डायग्राम नहीं भी समझ में आ रहा है तो जैसे जैसे इसमें चीजें होंगी वैसे समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले ये जो S ऑफ T है जो हम लोग बैंड पास फिल्टर को दे रहे हैं, ये S ऑफ T क्या है, ये मेरा TSB-SC का सिग्नल है, जो हम लोग ने पहले भी देखा था कि मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल से मल्टीप्लाई कर दिया तो AC MT cos ओमेगा CT। ठीक है, और ये सारी चीजें तो हमें पता ही है। उसके बाद बैंड पास फिल्टर को हम लोग इनपुट दे रहे हैं ST प्लस NIWT या फिर NIT। तो NIT क्या है, NIT मैंने बताया था अभी ऊपर ही, वही चीज हमने यहाँ पर NIT ऐड कर दी है। ठीक है, अब एक बार जब हमें सिग्नल मिल गया या फिर हमें S ऑफ T मिल गया तो हमारे पास मेन जो काम होता है वो सिग्नल की पावर निकालना होता है। सबसे पहला काम ये होता है। ठीक है, तो सिग्नल की पावर कैसे निकालेंगे, मीन स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे इसकी, मतलब इसका मीन लेंगे और इसकी स्क्वायर करेंगे तब इसकी पावर निकलेगी। ठीक है, तो मैंने पावर निकालने के लिए भी बताया था कि यहाँ पर AC स्क्वायर हो जाता है, अपॉन में 2 आता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है AC स्क्वायर अपॉन 2, और ये जो MT होता है इस M ऑफ T पे इसका स्क्वायर होकर यहाँ पर ये बार लग जाता है। इस बार का मतलब होता है यहाँ पर हम इसका मीन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरी सिग्नल की पावर हो गई। उसके बाद हम लोग आएंगे मेरी नॉइस पे। तो नॉइस तो मैंने बताया था कि NIT क्या है, NCT cos ओमेगा CT, ये इसका इन फेज कॉम्पोनेंट है और ये इसका क्वाड्रेचर कॉम्पोनेंट है। ठीक है, तो जैसे हमने सिग्नल की पावर निकाली वैसे ही हमें अपनी नॉइस की पावर निकालनी होगी। तो सिंपल है, हमने NI स्क्वायर T का भी मीन ले लिया, इसका स्क्वायर करके मीन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर NCT है तो यहाँ पर NC स्क्वायर T आ गया या फिर NS स्क्वायर T आ गया। कॉस और साइन का पावर से कोई लेना देना नहीं है तो वो चीज़ हट जाएगी। ठीक है, अब ये चीज़ हमें पता चल गई कि यहाँ पर हमें बैंड पास फिल्टर में ये चीज़ें मिल रही हैं, मतलब ये हमने अपने बैंड पास फिल्टर को इनपुट दे दिया है। ठीक है, ये वाला टर्म। अब क्या होगा, अब हम लोग इसको कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये चीज़ हमें इनपुट में मिल गई, ये जो है ना ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन हमने अपनी बैंड पास फिल्टर को इनपुट में दे दी। उसके बाद ये जो हमें टर्म मिल रही है ST प्लस NIT, ये हमने एक मल्टीप्लायर पे भेज के हमने इसमें कॉस मल्टीप्लाई किया है। तो नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन 2 को कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने नेक्स्ट स्टेप में करी है। ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन था, इसको हमने कॉस से मल्टीप्लाई किया, तो कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ओमेगा CT आ जाएगा और NIT कॉस ओमेगा CT। अब कॉस स्क्वायर ओमेगा CT हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा था, इसको हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी 1 प्लस कॉस 2 और थीटा की जगह ओमेगा CT, ये चीज़ आ गई, प्लस A। अब इसको A क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है। चाहो तो आप लोग इसको इधर ही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको A टर्म ले लिया है, इसको हम लोग अकेले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इतना टर्म मेरा बन गया SDT। अब ये D क्यों लगाया है, D इसलिए लगाया है क्योंकि हम लोग कोहेरेंट डिटेक्शन यूज कर रहे हैं, कंफ्यूजन ना हो ST और SDT में, इसीलिए मैंने यहाँ पर SDT लगाया है। उसके साथ साथ यहाँ पर नॉइस के कॉम्पोनेंट में NDT लगाया है। ठीक है, तो अब इस A को सॉल्व करते हैं जहाँ पर NIT और cos ओमेगा CT है। तो NIT में पूरा टर्म हमने यहाँ एज इट इज कॉपी कर लिया और cos टर्म एज इट इज कॉपी कर लिया। सिंपली इसको यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करा अंदर cos को, cos स्क्वायर थीटा का पूरा फॉर्मूला लगाया और यहाँ पर हमने सिंपली इस पूरे टर्म को इधर पुट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ मिल गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको लो पास फिल्टर से भेजेंगे। लो पास फिल्टर का काम क्या होगा कि जो भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे इस लो पास फिल्टर की फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FM है प्लस माइनस FM, मतलब जो भी FM से, जो भी इससे FM से कम की फ्रीक्वेंसी होंगी उनको तो ये पास करेगा, क्योंकि इसका नाम ही है लो पास, मतलब FM से जो कम की फ्रीक्वेंसी होंगी उनको वो पास करेगा और इससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी को वो बाहर कर देगा, वो इसको पास नहीं करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पर ये cos 2 वाले टर्म्स तो ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, बचेगा क्या, साइन वाला टर्म भी ब्लॉक हो जाएगा। बचेगा यहाँ से ACMT, क्योंकि ये 1 के साथ है तो ACMT/2 प्लस NCT/2। ठीक है,
तो ये चीज़ यहाँ से हमें बचेगी। ये मेरा आउटपुट हो गया। तो तुमने ऊपर ध्यान दिया होगा कि हम लोगों ने सिग्नल, इनपुट पे जो सिग्नल था उसकी पावर निकाली थी और इनपुट पे जो नॉइस थी उसकी पावर निकाल रही थी। ये हमें आउटपुट मिला है, तो अब हमें आउटपुट के पावर निकालनी पड़ेगी। तो आउटपुट की पावर कैसे निकलेगी, वो भी सिंपल है, जैसे हमने इनपुट में किया था। PSO है तो AC स्क्वायर M स्क्वायर T बाय 2, और 2 पहले से ही आता है तो यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। और PN नॉट मतलब ये जो इसका नॉइज वाला है उसकी पावर कैसे निकलेगी, NC स्क्वायर बाय T, और 2 है यहाँ पर तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में हमें फिगर ऑफ मेरिट निकालना है। फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, SNR आउटपुट पे जो है या फिर अपॉन SNR इनपुट पे, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, जो आउटपुट पे पावर है सिग्नल की वो अपॉन ये चीज अपॉन PN नॉट अपॉन PNI। तो वो चीज हम लोग यहाँ पर पूरी पुट कर देंगे, जो हमने सिग्नल की पावर और सिग्नल के आउटपुट की पावर निकाली, साथ में उसकी नॉइस की इनपुट की पावर और नॉइस के आउटपुट की पावर, वो सारी चीजें हम यहाँ पर जब पुट करेंगे तो फाइनली हमें जो फिगर ऑफ मेरिट मिलेगा DSB का वो 2 मिलेगा, ठीक है। So this shows that there is an improvement in SNR by a factor of 2 for a DSB-SC system. This improvement is obvious. The band pass noise actually consists of an in phase and a quadrature component. तो याद रखना कि DSB का जो जो figure of merit निकलता है वो 2 निकलता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं SSB-SC का। तो SSB-SC का भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बस इसका जो एक्सप्रेशन होता है S ऑफ T का वो DSB से अलग होता है। फिगर भी इसकी पूरी सेम ही होती है, जो हमने DSB में बनाई थी वहीं हमें SSB में भी बनानी है। डिफरेंस आएगा इसका S ऑफ T में, जो हम लोग देख भी चुके हैं कि ये मेरा एक्सप्रेशन होता है। अगर यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो ये अपर साइड बैंड के लिए होगा, और प्लस लगाएंगे तो लोअर साइड बैंड के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर LSB की बात कर रहे हैं, लोअर साइड बैंड की, तो यहाँ पर हमने प्लस लगा रखा है, ठीक है। नॉइस तो इसकी सिमिलर होगी, जो हमेशा होती है NC cos ओमेगा CT माइनस NST sin ओमेगा CT, ठीक है। अब सिमिलर वही चीज है कि हम अपने सिग्नल और नॉइस को ऐड करेंगे, फिर सिग्नल की पावर निकालेंगे। सिग्नल की पावर भी बहुत आसान है, यहाँ पर AC स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा क्योंकि 2 पहले से है, M स्क्वायर T और उसके साथ एक एवरेज आ जाएगा, मतलब इस बार का मतलब है हम इसका मीन ले रहे हैं, और इस टर्म का भी आ जाएगा M कैप T, इसका पूरे का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब हम लोग बताते हैं कि एवरेज पावर ऑफ सिग्नल MT सेम एज दैट ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, मतलब जो हम लोगों ने देखा, जब इसको ऑब्जर्व किया तब हमें पता चला कि ये जो M ऑफ T है और ये जो M कैप T है, इसका जो एवरेज निकलता है, इसका जो मॉड निकलता है वो सेम निकलता है। तो उसके जरिए हमने यहाँ पर इसको भी M स्क्वायर T ही बना लिया, और उसको सॉल्व करने के बाद हमें यहाँ पर AC स्क्वायर बाय 4, और ये चीज हमने जब LCM ली तो हमें M स्क्वायर T का बार मिल गया, ठीक है। तो ये मेरी सिग्नल की पावर हो गई। उसी तरह से नॉइस की पावर जो हमने ऊपर निकाली थी वो चीज तो सिमिलर रहेगी, यहाँ पर NC स्क्वायर T NS स्क्वायर T। नेक्स्ट हमने क्या किया था, हमने अपने सिग्नल को कॉस से मल्टीप्लाई किया था, तो वो चीज हम यहाँ भी करेंगे। ये जो मेरा सिग्नल है इसको हम लोग कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस से मल्टीप्लाई किया, ये टर्म पूरी अंदर जाएगी, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा CT माइनस प्लस, अभी माइनस प्लस लगा रहे हैं, एग्जाम में अगर LSB ले रहे हो तो यहाँ पर माइनस लगाना, अगर USB ले रहे हो तो प्लस लगाना, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दिया, साइन और कॉस का फॉर्मूला लगा दिया, तो साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 ओमेगा CT अपॉन 2 भी आता है इसके साथ, ठीक है। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं वो यहाँ पर आप लोग को याद करने पड़ेंगे, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा का, साइन थीटा कॉस थीटा का, साइन A प्लस बी कॉस A प्लस बी, तो ये फॉर्मूलेज कम्युनिकेशन में अप्लाई होते हैं, ये आप लोग को याद करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये जो हम लोग का सिग्नल था इसको हमने लो पास फिल्टर से पास कर दिया। जो चीज वहां पर हो रही थी वही चीज यहाँ भी होगी, कि यहाँ पर ये जो 2 वाला टर्म है 2FM वाला और 2FM वाला, ये मेरा जो लो पास फिल्टर है वो पास नहीं करेगा, सिर्फ इस टर्म को पास करेगा AC बाय 4 M ऑफ T, ठीक है। उसके बाद मेरा आ गया मेरी आउटपुट सिग्नल की पावर, तो ये AC स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, M स्क्वायर T आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि हाँ एक चीज और यहाँ पर कि AC बाय 4 M ऑफ T है, अब यहाँ पर AC स्क्वायर और 2 तो आता ही है, तो ये चीज यहाँ पर 2 हो गई। ये 16 कैसे हुई, ये 16 इसलिए हुई क्योंकि ये M स्क्वायर T पे बार आएगा और इसके साथ भी एक 2 आएगा, तो वो चीज हमने यहाँ लिखी, तो 4 2 8 8 2 16, तभी यहाँ पर 16 आ रहा है, ठीक है। वही चीज हमने जो वहां करी थी कि PSO अपॉन PSI इसका रेशियो लेंगे तो ये 1/4 आएगा, PNO बाय PNI का लेंगे 1/4 आएगा। लास्ट हमें पता चलेगा कि SSB का फिगर ऑफ मेरिट 1 होता है, DSB का 2 था, इसका 1 होता है, ठीक है।
तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि यहाँ पर SNR कोई भी चीज़ इंप्रूव नहीं हो सकती। आप नॉइज बढ़ेगी तो बैंडविड्थ कम होगी, और नॉइज कम होगी DSP के केस में तो बैंडविड्थ बढ़ेगी। ठीक है, अब आता है मेरा नॉइज परफॉर्मेंस इन AM सिस्टम या फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इसमें बेसिकली दो कैटेगरीज बनती हैं, एक बनता है मेरा एनवेलप डिटेक्टर के थ्रू, एक बनता है मेरी सिंक्रोनस डिटेक्शन के थ्रू। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पर जो AM है उसका जो सिग्नल है, उसका जो S ऑफ T है वो हमें पता है AC 1 + KAMT cos ओमेगा CT। ठीक है, और नॉइज हमारी एज इट इज रहेगी NIT = NC cos ओमेगा CT - NST sin ओमेगा CT। तो ये दोनों चीजें हमें AM में पता है। उसके बाद ये भी हमें पता है कि जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं वो क्या है, वो मेरा सिग्नल और नॉइज का एडिशन है, तो वो चीज हमने यहाँ लिख दी। अब इसकी हम पावर निकालते हैं PSI, तो वो चीज कैसे निकलेगी, जैसे यहाँ पर है तो AC²/2 1 + KA² m² T, और इस पे एवरेज या बार आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से PNI जो पीछे हो रहा था वही चीज यहाँ पे लगेगी। अब हम लोग सबसे पहले एनवेलप डिटेक्टर की बात कर रहे हैं, ये जो पूरा चीज है ये एनवेलप डिटेक्टर की है। तो इस पूरे टर्म को, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग जब एनवेलप डिटेक्टर से पास करेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा, एनवेलप डिटेक्टर से हमें मिलेगा, ये दोनों चीजें मेरी ऐड हो जाएंगी। मतलब ये AC 1 + KAMT cos ओमेगा CT प्लस NCT cos ओमेगा CT - NST sin ओमेगा CT। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो ये cos का टर्म है और ये वाला जो cos का टर्म है इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो ये चीज हमने कॉमन ले ली। ठीक है, उसके बाद ये माइनस वाला टर्म यहाँ हो गया। तो एनवेलप डिटेक्टर में ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये मिला। ये चीज मैं बताती हूँ इस चीज में क्या है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन है मेरा E of T cos ओमेगा CT + phi-t, मतलब इस चीज को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, डायग्राम अभी समझते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो E of T है इसका एक्सप्रेशन ये है कि AC 1 + KMT + NC इसको जब ओपन करोगे तब आप लोग को ये मिलेगा। ठीक है, और phi-t क्या है, phi-t है मेरा tan इनवर्स y टर्म, जो मेरी y की टर्म है, मतलब ये जो है NST, और ये पूरी x की टर्म, तो ये चीज मेरी यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे हमें E of T और phi of t ये चीज मिलती है। ठीक है, अब AM के में मेरे दो केसेस बनते हैं। AM में कौन से दो केस बनते हैं, एक आता है स्मॉल नॉइस केस और एक आता है लार्ज नॉइस केस। स्मॉल नॉइस केस का क्या मतलब है, स्मॉल नॉइस केस का मतलब है कि जो मेरा नॉइज है वो कम है मेरी जो सिग्नल है उसके एम्पलीट्यूड से, उसकी पूरी वैल्यू से, और लार्ज नॉइस केस का मतलब है कि नॉइज की वैल्यू ज्यादा है। तो यहाँ पर अब एक एक करके देखते हैं कि किसमें क्या क्या है। सबसे पहले स्मॉल नॉइस केस, तो स्मॉल नॉइस केस मेरा ये वाला केस बनता है। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, E of T की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो यहाँ पर है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकलेगी। कि मेरा E of T की पूरी वैल्यू है। अब हम इसमें क्या करेंगे, n²T, ये जो मेरा पूरा टर्म है, ये जो मेरी पूरी चीज है, इसका हम लोग स्क्वायर लेंगे तो A² + B² का फॉर्मूला लगेगा। तो AC² 1 + KMT² + NCT² + 2AB, तो वो चीज हमने यहाँ लिख दी। अब हमने AC 1 + KMT को बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया है, तो वो यहाँ पर 1 आ गया, प्लस यहाँ पर ये पूरी टर्म इसके डिवीजन में चली जाएगी। ठीक है, ये वाली और ये वाली। ठीक, तो ये और ये एक साथ हो गई और ये इसके डिवीजन में चली गई, प्लस ये पूरी टर्म और ये इसके डिवीजन में, और ये रूट का हमने यहाँ पर हाफ ले लिया है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर जो नॉइस का केस है, जैसे ये है कि ये टर्म बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो अगर ये जो डिनोमिनेटर है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये जो पूरी वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, और उस केस में क्या है, उस केस में हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने इसको 0 मान ली, इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। इसको नेग्लेक्ट कर दिया तो ये चीज़ हमें 0 मिल गई, तो ये 1 प्लस और ये पूरा टर्म यहाँ पर एज इट इज आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये वाला जो टर्म है क्योंकि इसकी पावर हाफ है तो ये टर्म 1 से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। जैसे हमने बायनोमियल में भी ये चीज़ देखी होगी कि 1 प्लस ये 1 + x का ही फॉर्म है ना, कि 1 + x है और यहाँ पर कुछ n है, और अगर मेरा ये जो x है वो 1 से बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो उस केस में ये जो मेरी पावर होती है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर है 1 + nx, तो ये हाफ यहाँ पर आ जाएगा ऐसे, और ये 2 ऐसे है, तो ये 2 और 2 मेरा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और ये पूरी टर्म मेरी ऐसी आ जाएगी। ठीक है, अब
कम्युनिकेशन में थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मेरी एडवाइस रहेगी कि यहाँ पर अगर पूरे स्टेप्स नहीं भी याद हो रहे हैं, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स पे ध्यान दो और लास्ट का जो एक्सप्रेशन होता है उसको अच्छे से याद कर लेना। बाय चांस अगर एग्जाम में नहीं याद आ रहा है कि कैसे कैसे सॉल्व हुआ है, बीच में थोड़ा बहुत सॉल्व करके लास्ट में जो एक्सप्रेशन होगा, जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा, उसको सही लिखना, तो नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे कि हाँ नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्जामिनर होता है वो लास्ट का टर्म देखता है, बीच के स्टेप्स बहुत कम देखे जाते हैं, ठीक। उसके बाद है 1 प्लस NCT AC 1 प्लस KMT, ठीक। तो ये पूरी टर्म हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दी कि 1 प्लस ये पूरी टर्म, ठीक है। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ हमें 1 से मल्टीप्लाई करी, प्लस ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हमें NCT मिल गया। और फाई टी क्या होगा, फाई टी होगा 0। स्मॉल नॉइज केस में जो फाई ऑफ टी होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ से मिल गई। ये अभी हम लोग एनवेलप डीमॉड्यूलेटर की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद आता है डीसी रिमूवल ब्लॉक। डीसी रिमूवल ब्लॉक में क्या होगा, जो भी डीसी टर्म होगा वो रिमूव हो जाएगी। मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन हमें मिला है यहाँ पर AC 1 प्लस KMT प्लस NCT cos ओमेगा CT, इसको हम डीसी रिमूवल ब्लॉक से भेजेंगे। जब डीसी रिमूवल ब्लॉक से भेजेंगे तो ये जो 1 वाला टर्म है, जो डीसी टर्म है, ये मेरा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरी पूरी चीज़ यहाँ आ जाएगी। इसको हम लोग जब अलग अलग करेंगे तो ये मेरी सिग्नल का आउटपुट हो गया और ये मेरी नॉइस का आउटपुट हो गया, ठीक है। फिर वही चीज़ जो हम पहले कर रहे थे, हम अपनी पावर आउटपुट निकालेंगे सिग्नल की और नॉइस की निकालेंगे। एसएनआर के लिए हम क्या करेंगे, सबको डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो एएम को सॉल्व करने पे हमें इसका जो फिगर ऑफ मेरिट मिलता है वो ये मिलता है 2k² m² t, इस पे बार लगा है, अपॉन 1 प्लस k² m² t बार। तो ये पूरा अगर स्टेप नहीं भी याद हो रहे हैं तो ये चीज़ तो ज़रूर याद कर लेना कि इसका FOM ये आता है, ठीक है, जो कि 1 से कम होता है। अब ये 1 से कम है तो इसकी जो नॉइस परफॉर्मेंस होती है वो DSB और SSB से इंफीरियर होती है, ठीक है। तभी ज़्यादातर केसेस में हम लोग DSB या SSB को प्रेफर करते हैं, ठीक। उसके बाद आता है सिंगल टोन AM केस। सिंगल टोन में कुछ नहीं है। सिंगल टोन में जो मेरा M ऑफ T होगा उसमें सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी या फिर एक टोन होगी। उस केस में भी जो मेरा फिगर ऑफ मेरिट बनता है वो ये बनता है, जहाँ पर हम लोग KAM, जिसको हम लोग मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी कहते थे, हम उसको MA ले लेते हैं। उस केस में फिगर ऑफ मेरिट 0.6 बनता है, ठीक है। तो हमने स्मॉल नॉइस केस देख लिया। अब देखते हैं लार्ज नॉइस केस, कि जब नॉइस की वैल्यू ज़्यादा होगी तब क्या होगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में आप नॉइस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप ये वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो इस वैल्यू को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ये सारी चीज़ें हमने एज इट इज कॉपी कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मेरी वैल्यू है NC² NS², इसको हमने R² की तरह ले लिया है, ठीक है। तो अब ये R² को या फिर R ऑफ T को जब हम बाहर लेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म हम बाहर ले रहे हैं और यहाँ पर मेरा रूट भी लगा है, तो R ऑफ T बाहर आएगा और ये चीज़ हमने यहाँ पर कॉमन ले ली, ठीक। तो एक लिखने का तरीका है कि हमने NC² और NS² को R ऑफ T ले लिया है, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 2AC 1 प्लस KMT RT और ये जो NCT था और एक R ऑफ T था वो हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये जो पूरा टर्म था हमने इसको cos phi t बना दिया है। कुछ नहीं है, लार्ज नॉइस केस में बस इसको लिखने का तरीका चेंज कर दिया गया है, बस और कुछ नहीं किया गया। तो यहाँ से हमें दो टर्म मिली, एक R ऑफ T मिला और एक थीटा T मिला। वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी कि R ऑफ T मेरा NC² प्लस NS² है, जो हमने ऊपर देखा था। और phi t क्या है मेरा, phi t है मेरा tan इनवर्स, क्योंकि यहाँ पर cos phi t है तो tan इनवर्स NST बाय NCT, ठीक है। तो ये मेरा phi ऑफ T निकल आया और यहाँ पर हमने इसको एज इट इज जो हम लोग कर रहे थे हमने इसको यहाँ पर कॉपी कर दिया, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला कि इट रिवील्स दैट व्हेन द नॉइज इज लार्ज और कैरियर टू नॉइज रेशियो इज लो, द डिटेक्टर आउटपुट हैज नो कंपोनेंट स्ट्रिक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैसेज सिग्नल। तो हमने देखा यहाँ पर कि जब हमारा जो भी आउटपुट आता है या फिर जो नॉइज है मेरी वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर जो आउटपुट आता है वो डायरेक्टली मेरा प्रोपोर्शनल नहीं होता है मैसेज सिग्नल के, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो आता है थ्रेशोल्ड इफेक्ट, जो अभी हम लोग देखेंगे आगे कि थ्रेशोल्ड इज डिफाइंड एज द मीन वैल्यू ऑफ एन इनपुट SNR बिलो विच द आउटपुट SNR डिटेरोट्स मच मोर रैपिडली। मतलब थ्रेशोल्ड का मतलब है कि वो वैल्यू इनपुट SNR की वो वैल्यू जिसके नीचे अगर वो गया तो आउटपुट SNR बहुत ज़्यादा नीचे गिरेगा या फिर बहुत ज़्यादा डेटेरिएट्स हो जाएगा, ठीक है।
द थ्रेशोल्ड इफेक्ट स्टार्ट्स अपीयरिंग इन द रीजन वेयर द कैरियर टू नॉइज रेशियो अप्रोचेज यूनिटी। और ये जो थ्रेशोल्ड इफेक्ट होता है ये वहां ऑपरेट करता है जहां पर ये जो मेरा CNR है या फिर कैरियर टू नॉइज रेशियो है ये यूनिटी बन जाए, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। लेकिन यहाँ पर जो पूछा जाता है वो FM में पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं नॉइज परफॉर्मेंस इन FM, तो थ्रेशोल्ड इफेक्ट इसके अंदर आता है। तो नॉइज परफॉर्मेंस इन FM से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं FM के अंदर जो पेपर में 100% आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मेरा कैप्चर इफेक्ट। अब ये कैप्चर इफेक्ट क्या है? कैप्चर इफेक्ट का मतलब है कि व्हेन FM सिग्नल्स फ्रॉम टू ट्रांसमीटर, मतलब दो ट्रांसमीटर होंगे और उनमें से जो FM सिग्नल है वो साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट हुआ, मतलब इस वाले FM ट्रांसमीटर से एक सिग्नल निकला, इस वाले FM ट्रांसमीटर से एक सिग्नल निकला, ठीक है। और ये जो दोनों सिग्नल्स होंगे जो ट्रांसमिट हो रहे हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है, या तो वो सेम होगी या फिर नियरली सेम होगी। तो जब वो यहाँ पर रिसीवर पे पहुंचेंगे तो जो मेरा यहाँ पर जो वीक एम्पलीट्यूड का या फिर वीक मैग्नीट्यूड का सिग्नल होगा उसको सप्रेस कर दिया जाएगा, उसको दबा दिया जाएगा। कौन दबाएगा? स्ट्रॉन्ग सिग्नल दबाएगा। और इसी इफेक्ट को हम लोग कैप्चर इफेक्ट कहते हैं। एक तरह से स्ट्रॉन्ग सिग्नल ने वीक सिग्नल को कैप्चर कर लिया है, ठीक है। अब यही चीज मेरी यहाँ पर लिखी भी हुई है कि कैप्चर इफेक्ट इसी चीज को बोलते हैं। उसके बाद आता है थ्रेशोल्ड इफेक्ट। थ्रेशोल्ड इफेक्ट क्या होता है कि व्हाइल कैलकुलेटिंग फिगर ऑफ मेरिट ऑफ FM रिसीवर, जो भी हम देखेंगे, आउटपुट SNR इज वैलिड ओनली इफ CNR या फिर कैरियर टू नॉइज रेशियो इज हाई। तो जो मेरा यहाँ पर हम लोग जो फिगर ऑफ मेरिट निकालते हैं तो आउटपुट SNR तभी वैलिड रहता है जब जो मेरा कैरियर टू नॉइज रेशियो है वो हाई रहे, ठीक है। अगर ये जो कैरियर टू नॉइज रेशियो है अगर ये घटना शुरू कर देता है, अगर ये गिरने लगता है, तो उस केस में जो FM का रिसीवर है वो ब्रेक कर जाता है और क्लिकिंग साउंड हमें मिलती है, एक क्लिक करके आवाज आती है रिसीवर के साइड से। और अगर ये जो कैरियर टू नॉइज रेशियो और तेजी से गिरने लगता है तो उस केस में हमें एक क्रैकिंग साउंड आती है अपने रिसीवर पे, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड इफेक्ट यही चीज है कि अगर मेरा CNR है वो अगर हल्का घटा, थोड़ी उसके वेरिएशन से डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में क्लिकिंग साउंड मिलेगी रिसीवर पे, और अगर बहुत तेजी से गिर रहा है तो उस केस में हमें क्रैकिंग साउंड मिलेगी अपनी रिसीवर में, ठीक है। तो इसके लिए जो CNR है वो हमेशा हाई होना चाहिए डिस्क्रिमिनेटर या फिर डिटेक्टर के साइड में। कैलकुलेटेड SNR वैल्यू इज लार्जर, और इसी इफेक्ट को जहां पर जो मेरा हम जो SNR वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं अगर वो मेरी एक्चुअल वैल्यू से स्मॉल निकल जाती है, इट्स लार्जर बट इट्स एक्चुअल वैल्यू इज स्मॉलर, तो जो हमने कैलकुलेट किया है वो वैल्यू ज्यादा निकल रही है और एक्चुअल वाली कम निकल रही है, तो उस केस को हम लोग थ्रेशोल्ड इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो टर्म है ये हम जब अपना FM का देखेंगे, अपना वो फिगर ऑफ मेरिट, तब आप लोगों को समझ में आएगा। उसके बाद आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ थ्रेशोल्ड, कि ये थ्रेशोल्ड इफेक्ट तो हमें समझ में आ गया, इसको हम इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आता है मेरा प्री इम्फेसिस एंड डी इम्फेसिस सर्किट। अब ये क्या होता है? प्री इम्फेसिस होता है कि प्री इम्फेसिस इज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल बूस्टिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो जो मेरा मैसेज सिग्नल का जो भी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा उसको हम लोग आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू उसको हम लोग बेसिकली उसका एम्पलीट्यूड को बढ़ा देंगे, ठीक है। और ये प्री इम्फेसिस ट्रांसमीटर से पहले किया जाता है। तो ये इसका डायग्राम है, ये मेरा सर्किट था, प्री इम्फेसिस सर्किट है, यहाँ पर हमने इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया इधर से, ठीक है। और उसी का अपोजिट होता है डी इम्फेसिस, उसमें क्या होगा, हम अपने जो भी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट का मैसेज सिग्नल होगा उसका हम लोग एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर देंगे, और उस जैसे वहां पर वो मॉड्यूलेटर से या फिर अपने ट्रांसमीटर से पहले हो रहा था, डी इम्फेसिस मेरे रिसीवर के बाद में होगा, और इसका डायग्राम उसके जस्ट ऑपोजिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा प्री इम्फेसिस और डी इम्फेसिस का सर्किट है, यहाँ पर बना भी हुआ है, अंदर इसकी पूरी बताई भी गई है कि यहाँ पर एक रेजिस्टर्स है, उसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और यहाँ पर एक रेजिस्टर है जो कि ग्राउंडेड है, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है जो कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से पहले हमने प्री इम्फेसिस सर्किट लगा रखा है। डी इम्फेसिस सर्किट में हमने FM डी मॉड्यूलेटर के बाद हम लोग लगा रहे हैं जहां पर एक R और C का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और वही चीज मैंने यहाँ पर लिख भी दी है। उसके बाद आता है फिगर ऑफ मेरिट ऑफ FM रिसीवर। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पेपर में यही आता है, तो इसमें देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले ये जो डायग्राम है, अब ऐसे तो जो FM का जो वो है नॉइज वाला, नॉइज परफॉर्मेंस, वो बहुत बड़ा है, उसमें कम से कम 7-8 पेजेस हैं जिसमें पूरी डेरिवेशन है FM की। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत सारे स्टेप्स को इवेल्युएट करने के बाद आई हैं, आपको पेपर में वही लिखना है, पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें इसका डायग्राम क्या है। इसमें सबसे पहले हमने अपने सिग्नल और नॉइज को भेजा है बैंड पास फिल्टर से, सिमिलर एंगल डीमॉड्यूलेटर से भेजा है, और फिर लो पास फिल्टर से, उसके बाद हमें आउटपुट मिल रहा है, ठीक है।
तो देखते हैं एस ऑफ आई टी, ये मेरा FM का सिग्नल है, जो मैंने बोला भी था कि याद कर लेना सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है। तो ये मेरा एस ऑफ आई टी का सिग्नल है, ये मेरा नॉइज सिग्नल है। ठीक है, अब ये आर ऑफ टी है मेरा, जो एक रिप्रेजेंटेशन है जो हमने अभी AM में भी देखी, NC² प्लस NS²। कैसे आया उसी की तरह से। ठीक है, इस वाली टर्म से मेरा ये चीज़ बनी है और फाई ऑफ टी भी वहीं से आई है। सॉल्व करने पे ये हमने देखा था कि आर ऑफ टी कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाई टी, ये टर्म मेरी बनती है नॉइस की। ठीक, तो यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद जो मेरी सिग्नल की पावर होगी वो AC²/2 होगी, जो हमें पता है। नॉइस की पावर ईटा BT होती है, बीटा और टी होती है। अब ये कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको मेमोराइज कर लो, याद कर लो कि मेरी जो नॉइस की पावर होती है वो ईटा BT होती है। अब अगर किसी को जानना है कि इसके अंदर की क्या है, तो वो 7-8 पेज की पूरी डेरिवेशन है, फिर वहाँ से आपको वो देखनी पड़ेगी, तो इतनी तो टाइम भी नहीं रहता पेपर में सॉल्व करने का। तो ये जो टर्म है आप इसको एज इट इज़ यहाँ पर याद कर सकते हो। ठीक है, वही चीज़ मेरी सिग्नल ऑफ आउटपुट के साथ भी है, तो वहाँ पर KF² M² T आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये KF² M² T है और वो ये मेरी नॉइस की आउटपुट की पावर है, वो ये चीज़ यहाँ पर हमने लिख दी है। क्योंकि इसकी डेरिवेशन बहुत ज़्यादा लेंदी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, समझने में भी टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है और समझ में भी नहीं आएगी क्योंकि काफ़ी डिफिकल्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यही थी, FM हमें पता है, AC हमें पता है, ईटा हमें पता है और बीटा भी हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ से हम SNR अपना निकालेंगे डिवाइड करने के बाद, और SNR इनपुट भी निकालेंगे। फिर FOM जब निकालेंगे तो FOM में हम SNR आउटपुट अपॉन SNR इनपुट जब करेंगे तो उस केस में हमें ये मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, M² है, मतलब मेरे मैसेज सिग्नल का हमें मीन निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा AM²/2। अब यहाँ पर 3/2 ये जो चीज़ है ये हमने एक साथ ले ली। ठीक है, और ये जो KF/AM है वो हमने β² ले लिया। ठीक, अब NBFM और WBFM हमें पता है कि FM के 2 पार्ट्स होते हैं, एक NBFM होता है, एक WBFM। तो NBFM के केस में ये जो बीटा होता है ये <1 होता है, तो अगर ये <1 होगा तो FOM मेरा छोटा निकलेगा, और WBFM के केस में ये FOM ज़्यादा निकलेगा 1 से, क्योंकि बीटा भी मेरा 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जनरली जो मेरा बीटा होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो बीटा की होती है वो 10 होती है। तो अगर पेपर में पूछते हैं कि आप निकालो FM के लिए बीटा, ठीक है, बीटा मैक्स निकालो, तो उस केस में मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो 10 होती है, तो उस केस में 3/2 और 10 का स्क्वायर कर देना 150 आ जाएगा। ठीक है, तभी हम लोग WBFM को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि उसका फिगर ऑफ मेरिट ज़्यादा अच्छा होता है मेरे NBFM से। ठीक, तो यहाँ पर मेरा नॉइस का पूरा टर्म खत्म होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। FM वाला पोर्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग, अगर आप लोग चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन अगर ये भी लिखोगे तो नंबर मिलेंगे कि हाँ ये हमने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन के बाद हमें ये पूरी टर्म मिली, ये हमारा SNR आउटपुट है, ये मेरा SNR इनपुट है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पोर्शन पढ़ते हैं जो कि है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी तो बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी क्या है, हमें पता है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में ऐसा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। कुछ डेफिनेशंस मैंने यहाँ लिखी है कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, आउटकम क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है जिसका आउटकम या फिर जिसका जो रिजल्ट है वो फिक्स ना हो, वो हमें पहले से पता ना हो। जैसे कि हमने कोई डाई है उसको रोल किया तो उसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पहले से पता नहीं है, वो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। एक डेक है उसमें से कोई कार्ड निकालना, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, फिर आता है मेरा रैंडम वेरिएबल। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी के अंदर कि रैंडम वेरिएबल क्या है, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। फिर आता है रैंडम इवेंट, सैम्पल स्पेस, सैम्पल पॉइंट, अकरेंस, कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन। यूनियन देख लेते हैं। यूनियन क्या होता है, यूनियन होता है जैसे हमें एक A सैम्पल स्पेस दे रखी है, एक B दे रखी है, तो इन दोनों को मिलाकर जो भी आएगा, जैसे यहाँ पर 1 और 2 है और यहाँ पर 3 और 4 है, तो उस केस में जो A यूनियन B होगा वो 1 2 3 4 होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होगा। अब इन दोनों सेट में तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऐसे सभी इवेंट्स जहां पर जो इंटरसेक्शन है वो 0 हो, मतलब ये भी मेरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक, अब ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है कि P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B। वैसे यहाँ पर होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B।
ठीक है, यहाँ पर ये P ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है। तो ये मेरा पूरा फॉर्मूला बनता है कि P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब ये चीज़ यहाँ पर जीरो हो गई है, इसीलिए यहाँ पर शो नहीं करी गई है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना प्रोबेबिलिटी में, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसमें कुछ सर्टेन फंक्शन है। इम्पॉसिबल क्या होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी जीरो होगी। एक चीज और इम्पॉर्टेंट कि प्रोबेबिलिटी हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है, और दोनों एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव है, मतलब दोनों आ सकते हैं, 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो मैंने बताया था फॉर्मूला, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम ऑफ बी गिवन दैट ए इज नोन। मतलब आपके पास दो इवेंट होंगे, आप एक इवेंट आपको पता होगा और एक इवेंट आपको नहीं पता होगा। तो जो नहीं पता होगा उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का जो मेथड होता है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है। जैसे यहाँ पर इसका जो पूरा वो फॉर्मूला है वो लिखा भी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, P ऑफ B, एक ऐसे ये स्लैश टाइप का होता है, P ऑफ B बाय A इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A। तो जो चीज़ यहाँ राइट हैंड साइड पे होती है वो चीज़ मेरी नीचे आ जाती है। इसका जस्ट ऑपोजिट, अगर आपको P ऑफ A बाय B निकालना है तो ये जो नीचे है राइट हैंड साइड पे वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ हमें एक बेस रूल भी मिलता है। बेस रूल भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये कैसे आया, जैसे यहाँ पर P ऑफ इंटरसेक्शन B है, वो कैसे निकलेगा, इस टर्म को इधर ले जाओ तो P ऑफ B बाई A डॉट P ऑफ A, और उसी तरह से इस टर्म को इधर ले जाओ तो P ऑफ A बाई B डॉट P ऑफ B। अब क्या होगा, इस टर्म को एज इट इज यहीं पर रहने दो, इसको यहाँ पर फिक्स कर दो, इस टर्म को नीचे ले जाओ तो ये टर्म बनेगी। बस यही है मेरी बेस रूल। ठीक है, तो ये याद रखना कि बेस रूल का फॉर्मूला ये होता है। ठीक, उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब है कि अगर दो इवेंट हैं A और B, तो A को B से कोई फर्क नहीं पड़ता और B को A से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने इंडिपेंडेंटली हैपन हो जाएंगे। ये P ऑफ A बाई B होगा तो वो P ऑफ A हो जाएगा, और P ऑफ B बाई A P ऑफ B हो जाएगा। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला है। इसमें आप J की जगह 0, 1, 2, 3 लिख सकते हो। आता नहीं है टोटल प्रोबेबिलिटी, चाहो तो उसका फॉर्मूला पढ़ सकते हो, लेकिन आएगा नहीं पेपर में। ठीक है, आता क्या है पेपर में, पेपर में प्रोबेबिलिटी से आता है सबसे ज्यादा रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करिए और पीडीएफ और सीडीएफ बताइए। तो रैंडम वेरिएबल क्या है, रैंडम वेरिएबल मेरा एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, जिसकी एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर रियल वैल्यूज होती हैं। ठीक है, और इसको हम लोग स्टोकैस्टिक प्रोसेस भी कहते हैं। स्टोकैस्टिक का मतलब होता है गेस करना, तुक्का मारना कि क्या इसका आउटकम होगा। तो रैंडम वेरिएबल मेरे दो तरीके से होते हैं, ये भी पेपर में पूछा जाता है, रैंडम वेरिएबल के टाइप्स, जिसमें आता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट वैल्यू क्या होती है, जैसे डिस्क्रीट सिग्नल होता है उसी तरह से डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है, जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ले सकता है, जैसे कि कॉइन टॉस है या फिर डाइस थ्रोइंग है। तो इसमें कैसे आएगा, जैसे कि आपने कोई डाइस थ्रो किया तो बताओ कि वहां पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उस केस में 1/6 होगा। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी 1/6 होगी। तो ये मेरी डिस्क्रीट वैल्यू आ रही है। कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फिर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल क्या होगा, जिसमें आपको जो वैल्यूज हैं वो कोई अज्यूम, मतलब आप अज्यूम कर रहे हो आपको कॉन्टिन्यूअस वैल्यू मिल रही है, जैसे कि नॉइज। अब नॉइज है वो ऐसा कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करती है ना, तो ये कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के अंदर आ गया। ठीक है, फिर आता है मेरा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डेंसिटी फंक्शन। तो ये पेपर में आ भी चुका है, 3-4 साल पहले आया भी था पेपर में, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, सीडीएफ और पीडीएफ। तो देखते हैं सीडीएफ क्या है। अब सीडीएफ को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं, कैपिटल F, नीचे एक x कैपिटल में होता है, ब्रैकेट के अंदर x होता है, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x। अगर यहाँ पर 4 है तो ये प्रोबेबिलिटी 4 तक होती है। ठीक है, क्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेशन या फिर क्यूमुलेटिव का मतलब होता है एडिशन, चीजों को ऐड करना। तो यहाँ पर अगर ये लेस देन 4 तक लिखा हुआ है तो ये 4 तक ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका एक डायग्राम है, एक एग्जाम्पल है कि इस तरह से मेरी क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन होती है, कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। तो यहाँ देखो ये जो मिनिमम वैल्यू है ये 0 है और मैक्सिमम ये 1 तक जा रही है। ये जो वैल्यू होगी यहाँ पर ये वैल्यू 1 होगी। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं जो आती हैं पेपर में, कि इसका जो सबसे पहले वही चीज कि इसकी मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1।
अगला है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीज करती है। ये देखो यहाँ पर ये डिक्रीज नहीं हो रही है, ये हर एक स्टेप में एक लैडर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, इंक्रीज होती जा रही है ना। तो ये चीज मेरी CDF में होती है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीज करती रहती है, मतलब ये जो मेरा x2 पे टर्म होगा वो मेरी x1 से ज्यादा होगा, उसी तरह से जो x3 पे टर्म होगा वो x2 से ज्यादा होगा। ठीक, उसके बाद है कि -∞ पे इसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, और +∞ पे इसकी वैल्यू 1 होगी क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। ठीक है, तो ये मेरा CDF हो गया। फिर आता है PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो अगर आप CDF का डेरिवेटिव लोगे, उसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो वहां पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो CDF के जस्ट ऑपोजिट होता है, मतलब यहाँ पर छोटा f x और p ऑफ x इज इक्वल्स टू x, जैसे वहां पर लेस देन इक्वल टू x था, यहाँ पर इज इक्वल्स टू x आता है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं, जैसे कि 0, अगर 0 से ज्यादा वैल्यू है तो इसकी हमेशा वैल्यू 0 से ज्यादा ही होगी, मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद है कि अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे, ये जो इसकी प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है कि आपको इसका PDF निकालने को बोल देंगे, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप इसके पूरे फंक्शन को जब इंटीग्रेट करते हो, इस पूरे को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको वैल्यू हमेशा 1 मिलती है। ठीक है, और एक चीज और कि अगर आपको यहाँ पर CDF दे दिया गया है, जैसे ये CDF दे दिया गया है, तो जैसे आपको यहाँ पर अगर PDF दे दिया गया है, सपोज करो आपको PDF दिया गया है और आपको CDF निकालना है, तो उस केस में आप इसको इंटीग्रेट कर दो तो आपको यहाँ पर CDF मिल जाएगा। ठीक है, और ये पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस होता है, मतलब ये इंक्रीज तो करता है लेकिन ये कभी कभी डिक्रीज भी कर जाता है, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीज किया लेकिन यहाँ पर डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो ये CDF से थोड़ा सा अलग होता है। ठीक, तो ये चीजें याद रखना। फिर आता है स्टैटिस्टिकल एवरेज ऑफ रैंडम वेरिएबल, जिसके अंदर आता है मेरी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसके फॉर्मूले जरूरी हैं, हो सकता है इनमें न्यूमेरिकल आ जाए। सबसे पहले आता है मेरा मीन और एवरेज वैल्यू। तो मीन तो बहुत आसान है, जैसे हम मीन क्या करते हैं, नॉर्मल अगर हमें मैथ्स में एवरेज या मीन लेना हो तो हम सारी टर्म्स को ऐड करके उसके नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर मीन हम ऐसे डिनोट करते हैं कि f ऑफ x xi, तो ये इसका प्रोबेबिलिटी के अंदर ऐसे इसका टर्म आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है कि आप x से मल्टीप्लाई करो और f ऑफ x से मल्टीप्लाई करो। तो अभी इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मैं इस पर भी एक न्यूमेरिकल करवाऊंगी तब आप लोग को एक ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली मीन होता है उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो उसकी प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, उसके बाद आता है मोमेंट अबाउट ओरिजिन। चाहो तो इसका पूरा डेरिवेशन देख सकते हो लेकिन आता नहीं है पेपर में। तो ये मेरा फर्स्ट मूवमेंट है, ये फर्स्ट मूवमेंट की पूरी वो है फॉर्मूला। सेंट्रल मूवमेंट का ये पूरा फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आता है वेरिएंस। वेरिएंस पेपर में पूछता है, पेपर में मीन आता है, वेरिएंस आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कभी कभी आता है। ठीक है, तो वेरिएंस कैसे होता है, वेरिएंस मेरा ये होता है, ये जो टर्म लिखी है, जैसे मीन में क्या था कि आप प्रोबेबिलिटी को उसके फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वेरिएंस में क्या हो जाएगा, आप उस फंक्शन का स्क्वायर कर दे रहे हो, बेसिकली xi का आप स्क्वायर कर रहे हो। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन इसका अंडर रूट होता है। ठीक, तो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये मैंने नीचे लिख भी दिया है कि यहाँ पर क्या है, वो चीज आप लोगों को समझ में आएगी। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, अब ये कॉन्टिन्यूअस या डिस्क्रीट पता कैसे चलेगा, जैसे यहाँ पर 0 और 2 पाई दिया हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस है, मतलब 0 से 2 पाई में ये फंक्शन हमें मिल रहा है, तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, डिस्क्रीट होता तो कुछ डिस्क्रीट वैल्यू दी होती है 0 1 2 3 ऐसे करके। ठीक, तो सबसे पहले मीन निकालते हैं। मीन मैंने क्या बताया था, मीन में हम प्रोबेबिलिटी और उस फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं जो भी वेरिएबल है वो। तो हमने यहाँ पर xi लिया और प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/2 पाई, तो हमने यहाँ पर 1/2 पाई लिख दिया dxi। लिमिट क्या लगाएंगे 0 से 2 पाई। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1/2 पाई क्योंकि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। xi का इंटीग्रेशन क्या होगा, xi²/2, वैल्यूज रखेंगे, यहाँ पर हमें पाई मिल गया। ठीक, अब आता है मुझे क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस कैसे निकालेंगे, वेरिएंस बेसिकली निकालेंगे xi का स्क्वायर करके। तो यहाँ पर हमने बस सिंपली xi का स्क्वायर कर दिया, वो चीज़ हमने यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद हमें 4/3 पाई मिल गया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसका अंडर रूट ले लो। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर आता क्या है, यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन आता है कि अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है सिग्मा x², जो हमने ऊपर भी देखा था, यहाँ पर ये जो हम लोग वेरिएंस बोल रहे हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहे हैं। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली
ये जो मेरा टर्म है, सॉरी मैंने जो बताया था कि xi स्क्वायर है वो मेरी स्क्वायर की वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में अगर हमें बोला जाए कि आप सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कि आप क्या करो, आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालो जो हमने यहाँ पर निकाल दी है, ठीक है, और आप मीन का स्क्वायर कर दो, और इन दोनों को आप जब माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर पाई स्क्वायर बाय 3 मिलेगा, ठीक। एक बार फिर से बता देती हूँ, मीन में क्या करना है आपको, मीन में आपको xi लेना है और जो भी प्रोबेबिलिटी है उसको यहाँ पर करके, xi है जो भी आपको वेरिएबल दिया होगा वो चीज़ आप यहाँ लिखोगे, लिमिट लगा के सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मीन स्क्वायर वैल्यू निकालनी है। मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए xi स्क्वायर प्रोबेबिलिटी रखोगे, जो आंसर आएगा उसको अपने पास रखना, ठीक है। अब वेरिएंस निकालने के लिए क्या करोगे, वेरिएंस निकालने के लिए जो स्क्वायर वाली वैल्यू है और जो मीन वाली वैल्यू है, मीन की वैल्यू को स्क्वायर करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, जो आंसर आया वो तुम्हारा वेरिएंस होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसका अंडर रूट ले लेना, ठीक है, सिंपल। अब आता है ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन क्या होता है, कोई दो सिग्नल होंगे, एक ऐसा सिग्नल होगा जो नॉर्मल होगा और उसका डिलेड वर्जन होगा, जो उसका डिलेड सीक्वेंस होगा। उन दोनों सिग्नल्स के बीच में सिमिलैरिटी क्या है, उन वो लोग किस तरह से सिमिलर हैं, उन सिमिलैरिटी को देखना, उस सिमिलैरिटी को चेक करना ही ऑटो कोरिलेशन फंक्शन होता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एनर्जी सिग्नल के लिए r ऑफ टाउ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x ऑफ t, x ऑफ, अब ये जो सिग्नल है, ये जो सिंबल है, ये कॉन्जुगेट का सिग्नल होता है, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं या फिर डिलेड रेप्लिका समझ लो, ये तुम लोग सिग्नल सिस्टम में ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे कि x ऑफ t मल्टीप्लाई बाय x कॉन्जुगेट t माइनस टाउ dt, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये एनर्जी सिग्नल का फॉर्मूला होता है और पावर सिग्नल का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये समवॉट एनर्जी और पावर ऑफ अ सिग्नल से रिजेंबल करता है। उसके बाद है ये जो आर टाउ की वैल्यू है, अब हमने बोला कि जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है वो क्या देखता है, वो सिमिलैरिटी देखता है दो सिग्नल की। तो अगर आर टाउ की वैल्यू +1 आती है तो ये बताता है कि जो दो सिग्नल है वो फुली कोरिलेटेड है। अगर ये 0 आता है तो दोनों सिग्नल में कोई कोरिलेशन नहीं है, और -1 आता है तो ऑपोजिट कोरिलेशन, ठीक है। ज्यादा पूछते नहीं ऑटो कोरिलेशन, सिर्फ इसकी डेफिनेशन आ सकती है। क्रॉस कोरिलेशन में क्या हो जाएगा, क्रॉस कोरिलेशन में दूसरा सिग्नल आ जाएगा, ठीक है, और ऑटो में उसी सिग्नल का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक। क्रॉस का मतलब है दूसरा सिग्नल, ऑटो का मतलब है वही सिग्नल, ठीक। उसके बाद आता है, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ऑटो कोरिलेशन फंक्शन ऑफ एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल, जो हमने ऊपर फॉर्मूला देखा। सबसे पहले एनर्जी सिग्नल की जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है, ये कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी का मतलब है कि आर ऑफ टाउ जो होगा, और अगर आर कॉन्जुगेट माइनस टाउ लोगे तो ये वैल्यू इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज की तरह मेमोराइज कर लेना, ये पेपर में आती हैं। उसके बाद जब आर टाउ की वैल्यू जो हमने ऊपर एक्सप्रेशन देखा, इसकी वैल्यू अगर 0 पे निकालोगे, टाउ इज इक्वल टू 0 पे, तो ये एनर्जी ऑफ सिग्नल देगी। तभी मैंने बोला था ना कि ऑटो कोरिलेशन एनर्जी ऑफ द सिग्नल को रिजेंबल करता है, वो ऐसे करता है। तो हमने जब यहाँ पर 0 रखा तो ये क्या हो जाएगा, x ऑफ t डॉट x कॉन्जुगेट t dt, ठीक है। तो ये टर्म आप लोगों ने सिग्नल सिस्टम में पढ़ा होगा, यूनिट 1 में भी मैंने शायद पढ़ाया था कि ये मेरी एनर्जी ऑफ द सिग्नल को बताता है, ठीक है। अब एक और चीज कि इफ टाउ इज इंक्रीजिंग इन ईदर डायरेक्शन देन आर टाउ डिक्रीजेस as tau reduces the r tau increases and its value maximum is, तो r tau की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 0 पे होती है, जहां पे हमें फंक्शन की एनर्जी मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑटो कोरिलेशन फंक्शन है और जो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म के पेयर होते हैं, ठीक है। तो अगर आर टाउ और ये जो मेरा एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म के पेयर होते हैं, और आप क्या करोगे कि अगर आपको आर ऑफ टाउ दे रखा है तो उस केस में आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेकर आप एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि एनर्जी सिग्नल की प्रॉपर्टीज बताओ, और ज्यादा टफ भी नहीं है, ईजी है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑटो कोरिलेशन ऑफ पावर सिग्नल। तो इसकी भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि आर ऑफ टाउ इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इक्वल होता है। उसके बाद 0 पे, जैसे हमें वहां पर 0 पे एनर्जी मिल रही थी, उसी तरह से इस पे अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ से हमें पावर ऑफ द सिग्नल मिलेगी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, थर्ड प्रॉपर्टी थी कि आर ऑफ 0 की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, वो भी चीज यहाँ पर रिजेंबल करती है। उसके साथ साथ
और क्या था, और ये था कि ऑटो कोरिलेशन फंक्शन मतलब जो एनर्जी का था और जो एनर्जी स्पेक्ट्रल डेंसिटी था वो क्या बना रहे थे, फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर बना रहे थे। उसी तरह से यहाँ पर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन इसका और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मेरी क्या बनाएंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर। मतलब अगर आपको आर ऑफ टाउ पावर सिग्नल का दिया हुआ है, उस केस में आप यहाँ पर पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद है रैंडम प्रोसेस। अब रैंडम प्रोसेस, रैंडम वेरिएबल मैंने बता दिया। फिर आता है कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस जो है एनसेम्बल एवरेज। तो अगर आप एनसेम्बल्स है जो आप टाइम को अगर आप कांस्टेंट रख रहे हो, टाइम को फिक्स रख रहे हो और तब अगर आप एवरेज ले रहे हो तो उसको हम लोग एनसेम्बल एवरेज बोलते हैं। पूछते नहीं है पेपर में, लेकिन हो सकता है 2 नंबर में आ जाए। टाइम एवरेज क्या होता है, जब आप टाइम का एवरेज ले रहे हो तो उसको हम लोग टाइम एवरेज बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ रैंडम प्रोसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन पेपर में आती हैं सबसे ज़्यादा। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो यहाँ से शुरू है कि एट रैंडम प्रोसेस, मतलब कोई भी रैंडम प्रोसेस में, फॉर विच मीन वैल्यू ऑफ ऑल सैम्पल फंक्शंस आर इक्वल। मतलब जो आप मीन निकाल रहे हो सारे सैम्पल फंक्शंस का, मतलब जो भी सैम्पल फंक्शंस हैं उनकी जो मीन वैल्यू जब इक्वल आ जाती है तो उसको हम लोग रेगुलर रैंडम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, यहाँ पे मैंने स्टार लगा के वेरी इंपॉर्टेंट रेड पेन से लिखा भी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि फॉर सम प्रोसेस एनसेम्बल एवरेज है, मतलब जब आप टाइम को कांस्टेंट रख रहे हो तब आप जो एवरेज ले रहे हो, अगर वो एवरेज टाइम के इंडिपेंडेंट आ जाए तो उस केस में उन प्रोसेस को हम लोग स्टेशनरी प्रोसेस इन रिस्ट्रिक्टेड सेंस, वीक स्टेशनरी प्रोसेस या फिर वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है पेपर में, ये भी बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, उसके बाद है कि इफ ऑल द स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज, मतलब जो भी रैंडम प्रोसेस की जो भी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी है, उसका मीन हो गया, उसका जो भी टाइम है, उसका एनसेम्बल एवरेज है, टाइम एवरेज है, वो सारे अगर इंडिपेंडेंट हो जाए टाइम के साथ तो उसको हम लोग स्टेशनरी प्रोसेस इन स्ट्रिक्ट सेंस कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इसको स्टेशनरी प्रोसेस इन वीक सेंस कहते हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड सेंस कहते हैं और इसको स्ट्रिक्ट सेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि व्हेन एनसेम्बल एवरेज इज इक्वल टू द टाइम एवरेज। अब नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया कि जो एनसेम्बल एवरेज है वो टाइम एवरेज के इक्वल हो जाए, तो उस केस में इस प्रोसेस को हम लोग एर्गोडिक प्रोसेस कहते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सब में से सबसे ज्यादा एर्गोडिक प्रोसेस इन रिस्ट्रिक्टेड सेंस और वीक सेंस आता है। ठीक है, और उसी तरह से जैसे ऊपर था कि जब सारी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी मेरी टाइम प्रॉपर्टी की इक्वल हो जाएंगी तो उस केस में हम इसको बोलेंगे एर्गोडिक प्रोसेस इन स्ट्रिक्ट सेंस। ठीक है, तो ये इसका डायग्राम भी बनाया है कि स्टेशनरी प्रोसेस के अंदर मेरी एर्गोडिक प्रोसेस लाई करती है और ऐसी प्रोसेस जो स्टेशनरी नहीं है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टेशनरी प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर मैंने लिख दी है। तो वो मैं फिर से समझा दूं कि स्टेशनरी प्रोसेस इन रिस्ट्रिक्टेड सेंस क्या होगा, जब एनसेम्बल एवरेज टाइम के इंडिपेंडेंट हो जाए। ठीक, और जब हम लोग जनरलाइज टर्म नहीं बहुत सारी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं तो उस केस में इसको स्टेशनरी प्रोसेस इन स्ट्रिक्ट सेंस बोलेंगे। उसी तरह से एनसेम्बल एवरेज जब टाइम एवरेज के इक्वल हो जाएगा उसको एर्गोडिक प्रोसेस कहते हैं, और जब सारे एनसेम्बल प्रॉपर्टीज टाइम प्रॉपर्टीज के इक्वल हो जाएंगे तो उसको एर्गोडिक प्रोसेस इन स्ट्रिक्ट सेंस बोलेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन 100% याद रखना, ये पेपर में आएंगी। आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये पूरी यूनिट 3 इसमें कवर है। हो सकता है कि थोड़े बहुत आप लोग को कंफ्यूजन्स हों, अगर हों तो उसको दोबारा से देखना कोशिश करना, और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।